मायके से अच्छा ससुराल। पायल अपने चाचा चाची के साथ धौलपुर गांव में रहती थी। पायल की चाची चांदनी बेहद ही कामचोर और कसाई किस्म की औरत थी। वह खुद से कभी एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई कामचोर। पायल भागकर अपनी चाची के पास आती है। चाची, आपने बुलाया? हाँ हाँ, जाकर जल्दी से मेरे लिए मलाई मार के अदरक इलायची की कड़क चाय बना कर ला, साथ में प्याज पालक के पकौड़े भी। चांदनी की फरमाइश के पायल रसोई में आकर चाय पकौड़े बनाने में जुट जाती है कि कुछ ही देर में चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ नासपीटी निखट्टू, जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे हाथी घोड़े सब रेस लगाए बैठे हैं। लाई चाची, बस 5 मिनट। पायल इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं थी कि उसकी चाची चांदनी को खाने पीने में देरी बिल्कुल हजम नहीं होती, इसलिए वह जल्दी जल्दी चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है। तभी चांदनी उस पर बरसते हुए कहती है, 1 कप चाय और चंद पकौड़े तलने में तुझे इतनी देर लग गई? इतनी देर में तो मैं पूरी पकवानों से भंडार भर दूं। ऐसे ही हाल रहा तो ससुराल वाले एक दिन ही धक्के मार कर निकाल देंगे बाहर। अरे अब मेरे सर पर खड़ी क्या है, जा जाके रात के खाने की तैयारी कर। हाँ। पायल आंसुओं से भरी पल के लिए रसोई घर का रुख करती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ पापा, आखिर आप दोनों अपनी बेटी को इस अनजान दुनिया में क्यों छोड़ गए? चाहे कितनी भी कोशिश करो, चाची कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं करती। हर दिन मेरे किए कामों में नुक्स निकालकर ताने मारती हैं। रात होने पर जब रामलाल घर लौटता है तो पायल चांदनी और उसे खाना परोसती है और जैसे ही खुद भी खाने की थाली पर बैठने के लिए कुर्सी खींचती है तभी चांदनी उसे झड़पते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये कुर्सी क्यों खींच रही है? वो चाची, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, सारा दिन कामों में निकल गया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी खाने की थाली लगा रही हूँ। बाद में अकेले खाने से बेहतर है कि आप दोनों के साथ बैठकर खा लूं। चुपचाप खड़ी रहे, बड़ी आई हमारे साथ खाने वाली। हमारी थाली में जो खाना बचेगा वो क्या तेरा बाप खाएगा? हाँ? चाची, रोज तो मैं आप दोनों का बचा खुचा जूठा नहीं खाती हूँ, क्या बिगड़ जाएगा जो एक दिन मैं अलग से खा लूंगी तो? पायल को ऐसा बोलता उसका चाचा रामलाल उसकी आवाज को दबाते हुए कहता है, चुप कर बेगे औरत, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अरे शुक्र मना हमारा जो भैया के मरने के बाद मैंने तुझे पनाह दी, वरना भिखारियों की तरह दर दर भटकती हुई भीख मांग रही होती। रामलाल के कड़वे शब्द पायल के सीने में फांस की तरह चुभ रहे थे, जिसके बाद वह रोती बिलखती हुई कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक रोज रामलाल चांदनी से कहता है, अरे सुनती हो भगवान, बड़ी उम्दा खबर लाया हूँ। अरे तो बताओ भी, बात क्या है? पायल के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। 1 पैसे की मांग नहीं है उनकी। इसे हमारे 2 फायदे हैं। इसके ब्याह की जिम्मेदारी से पीछा छूटेगा और भाई साहब के इस प्रॉपर्टी पर भी हमारी पूरी दावेदारी जम जाएगी। अपने स्वार्थ को साधते हुए रामलाल और चांदनी पायल की शादी एक बड़े परिवार में कर देते हैं, मगर बहू बनी पायल के मन में बार बार ससुराल वालों की चिंता उमड़ घुमड़ रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। जब मेरे खुद के सगे चाचा चाची मेरे ना हो सके तो ससुराल तो शासन का दूजा नाम है। पायल अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी सास सीता कहती है, अरे बहू रानी, कहाँ खो गई? भीतर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है तुम्हारे ससुर, ये जेठानी ज्योति, ये निम्मी तुम्हारी ननद और मैं तुम्हारी सास। पायल को अंदर ही अंदर ससुराल वालों का खौफ खाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरी हुई झिझक देखकर उसकी जेठानी ज्योति कहती है, पायल, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। पायल अपने कमरे में आकर गहरी नींद में गुम हो जाती है और अगली सुबह 10 बजे उसकी आंख खुलते ही उसकी निगाह घड़ी की ओर घूम जाती है। शादी के पहले दिन मैं इतनी देर से उठ रही हूँ, पता नहीं मेरी सास, ननद और जेठानी मुझे कितना सुनाएंगी। इसी डर के साथ बेचारी बड़ी झुंझुलाहट के साथ नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ ज्योति कहती है, अरे पायल, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे कमरे में ही चाय ला रही थी। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी देर से नहीं जागना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोती रह गई। पायल की आंखों में उभरी उथल पुथल और बड़ी बेचैनी को देखकर ज्योति उसे सहलाते हुए सुलझा सा जवाब देती है, अरे पायल, इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, सारा काम खत्म हो चुका और मुझे जेठानी जी नहीं जीजी कहकर बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ये लो, ये चाय पापा जी को दे आओ। पायल सर पर पल्ला किए अपने ससुर को चाय देते हुए धीमी आवाज में कहती है, ये लीजिए ससुर जी चाय। ये क्या पायल बहू, आज के जमाने में ये पल्लूश? शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे ससुराल वाले पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करते। मगर ससुर जी, मैं तो इस घर की बहू हूँ। बहू? इस घर आंगन को ससुराल नहीं बल्कि मायका मान ले, और मुझे अपनी माँ। इस घर में बहू और बेटी का बराबर दर्जा है। ये सुनकर पायल की आंखों के आगे अपने चाचा चाची के सौतेलेपन की छवि उभर आती है, जिसके साथ बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के हैं, तू तो खामखा ही खौफ खा रही थी पायल। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट कर खाना बनाकर मेज पर लगाती हैं। सभी को खाना सर्व करके पायल खड़ी हो जाती है। तभी उसकी ननद निम्मी कहती है, अरे पायल भाभी, आप खड़ी क्यों हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाइए। अभी ननद को खाने के खातिर जोर कसता देखकर पायल झिझकते हुए बोलती है, मगर निम्मी, ऐसे कैसे? पहले तो घर के बड़े खाते हैं, फिर बहू। ये सुनकर बहू की सास सीता मुस्कुराते हुए उसे खाने की मेज पर बैठाकर खाने की थाली परोस कर कहती है, बहू, तुझे कहा था ना कि इसे ससुराल समझने की बजाय अपना मायका मान। खाने का असल मजा तो पूरे परिवार के बीच आता है। चल अब खाना शुरू कर, तेरे पहले निवाले के बाद हम खाएंगे। ये पहली बार था जब पायल के सामने जूठन से भरी थाली की बजाय प्यार दुलार से भरपूर खाना था। पायल के लिए उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। खाने का पहला कौर खाते ही बहू की आंखों से खुशी के अनूठे आंसू उमड़ पड़ते हैं और वह बेझिझक बोलती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना सुनहरा ससुराल मिला है। मैं हमेशा अपनों के प्यार को तरसती रही, हमेशा चाचा चाची में उस प्यार भरी छवि को खोजती रही, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ दुत्कारा। मगर आज मुझे अनाथ के पास माँ जैसी सास, पिता जैसे ससुर, सहेली जैसी ननद और बहन से बढ़कर जेठानी मिली है, और एक ऐसा जीवन साथी जिसने मुझे खुशी से स्वीकारा। आज मुझे सही मायनों में मायका मिल गया। भगवान सभी लड़की को ऐसा ही ससुराल दे। जिस अपनेपन की चाहत पायल को उसके मायके से थी, वह ससुराल में पूरी होती है। किसने सोचा था कि पायल को मायके से बढ़कर प्यार दुलार करने वाला ससुराल मिलेगा। आज पायल के हक की खुशियां उसकी झोली में आ ही गईं। सास का बहू पर दहेज अत्याचार। रमेश अपनी बेटी दिव्या की शादी पंकज नाम के लड़के से कर देता है, जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी में रमेश खूब पैसा खर्चा करके अपनी बेटी को पंकज को सौंप देता है और पगफेरे वाले दिन पंकज उसे लेने आता है। अरे पंकज बेटा, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। इसका ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू आने मत देना। अरे जी ससुर जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे समधन जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे आप मेरे बेटे को कोई तोहफा नहीं देंगे? जमाई पहली बार घर आया है। अरे ऐसा नहीं है, जमाई जी के लिए मैं घड़ी लेकर आया हूँ, महंगी कंपनी की। अरे सुबोध बेटा, जरा वो तोहफा तो लेकर आना। ये पापा। तभी सुबोध वो तोहफा लाकर पंकज को सौंप देता है। तभी समधन सरोज कहती है, अजी ये तो बड़ा आम तोहफा है। अरे कुछ सोने की अंगूठी या चैन तो देते। पहली बार आने पर जमाई को ये देते हैं क्या? अरे समधन जी, सोने की अंगूठी और चेन तो शादी में दे दी थी, इसलिए सोचा घड़ी दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा पापा जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं। हाँ 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 बेटा, जरूर। तभी पंकज, दिव्या, सरोज अपने घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, पर सरोज अकड़ कर अपनी नई बहू से बात किया करती थी। तभी सुबह के समय उससे चिल्लाकर कहती है, अरे ओ नास पीटी करम चली बेहया, सूरज सर पर चढ़ गया लेकिन तेरी चाय अभी तक नहीं आई। अरे भूखा मार डालोगी क्या? सरोज की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी दिव्या चाय नाश्ते की ट्रे लाकर कहती है, बस माँ जी, चाय लेकर आ ही रही थी मैं। अब सर पर क्या खड़ी है? जा जाकर बाकी का काम कर, या मेरे खाने पर नजर रखेगी और मेरे पेट में दर्द करवाएगी। नहीं माँ जी। ये कहकर दिव्या घर के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। वो पोछा लगा ही रही थी कि इतने में सरोज आती है। दिव्या उसे मना भी करती है, फिर भी उसकी बात ना सुनकर वह आगे बढ़ती है और गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, मैं तो मर गई रे। अरे मार डाला रे। करमचली नास पीटी बेहया, मुझे जान से मारना चाहती है ना, इसलिए तूने मुझे यहाँ गिरा दिया।
साजिश की है तूने मुझे मारने की। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको मना कर रही थी पर आप फिर भी चली आई, और आपको पता तो था कि मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। करम जली नास पिटी, बकवास कर रही है। ये नहीं कि मुझे उठाए, जुबान चला रही है मुझसे। बताती हूँ तुझे। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तभी दिव्या अपनी सास को उठाकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद खाने के समय सरोज गुस्से से दिव्या को कहती है, ये कैसा खाना बनाया है तूने, इतना नमक। अरे बीपी हाई कराकर मुझे मारना चाहती है ना। पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जिसके लिए तुम मुझसे बदला ले रही है। अभी ब्याह होकर आई है और आते ही ऐसे कर्म। माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आपके हिसाब से ही नमक डाला है। मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है। अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सरोज उसे एक तेज चांटा खींच कर मारती है। आह! माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अब तू मुझे सिखाएगी सही क्या है और गलत क्या है। चली जा मेरे सामने से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी शाम को पंकज मुंह लटकाए नशे की धुत में लड़खड़ाते हुए आता है। तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना झूम क्यों रहा है? अरे बैठ। अरे दिव्या, जल्दी से पानी लेकर आ। ये लीजिए। अरे इनकी आंखें लाल क्यों हैं? पंकज जी, क्या हुआ आपको? मेरा बिजनेस डूब गया है, दिवाला निकल गया मेरा। जाकर अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। शांत हो जा मेरे बच्चे। सुना नहीं तूने मेरा बेटा क्या बोल रहा है? जाकर अपने बाप से पैसे मांग, अभी कॉल कर उसे। माँ जी, मेरे पिता ने सारा पैसा मेरी शादी में लगा दिया। यहाँ तक कि आपने जो बोला, पैसे, जेवर, गाड़ी, हर डिमांड पूरी की है। अब पिताजी पर पैसा नहीं है। अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती और जवाब देती है। अभी बताता हूँ। तभी पंकज दिव्या को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बेल्ट से मारने लगता है। कल की तारीख में तू अपने बाप से पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा तुझे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ, बता लाएगी कि नहीं लाएगी? ऐसा बोलकर पंकज और दिव्या को बेल्ट से मारता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाती है, पंकज जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पैसे लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर दहेज नहीं लाई तो जानती है ना क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और सास पीटते हुए कमरे से बाहर तमाशा देखकर कहती है, जब तक दहेज लाकर हमें और माला माल नहीं कर देगी, इसकी तो ऐसे ही अपने बेटे से खाल उधड़वाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुबह सरोज उससे कहती है, तूने अपने बाप को फोन करके 5 लाख रुपए नहीं मंगवाया ना? चल फोन कर अपने बाप को। जी माँ जी। तभी वो सास के सामने अपने पिता को कॉल करती है। पापा, कैसे हो आप? वो मुझे कुछ काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोल। और ये क्या आवाज क्यों आ रही है? तू रोई है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका बिजनेस ना डूब गया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 5 लाख रुपए भिजवा देंगे? इतने सारे पैसे? चल तू रो मत, मैं जुगाड़ करता हूँ बेटा। तभी अगले दिन सुबोध 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है। ले बहन, जीजाजी को ये पैसे दे दियो। ठीक है भैया। तभी सुबोध की नजर अपनी बहन के हाथ और चेहरे पर जाती है, जहां उसके मारने के निशान देखकर वो सरोज के सामने कुछ नहीं कहता और चला जाता है, पर घर आकर उसे कॉल करता है। दिव्या, तेरे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? पंकज ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? कुछ नहीं भैया, वो गिर गई थी मैं, तो चोट लग गई। मैं खुश हूँ भैया। अच्छा, गैस पर खाना बन रहा है, मैं वहां जाती हूँ, बाय। कॉल काटने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। अपने भाई से अपनी बातें छुपानी पड़ रही हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे पंकज और सरोज उस पर अत्याचार करने लगते हैं और बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन पंकज फिर से उससे दहेज मांगता है। मुझे पैसों की जरूरत है, अपने बाप से जाकर और पैसे लेकर आ। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आप ये क्या बोल रही हैं? कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बहुत सारे पैसे ला कर दिए हैं। क्यों बार बार मुझसे दहेज मांगते हैं आप? पिताजी पर भी कर्जा हो चुका है और भाई भी, कितना मांगेगा? तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती? जाकर दहेज लेकर आ। माँ जी, वो कर्ज में डूब चुके हैं, आप दोनों समझते क्यों नहीं हैं?
माँ ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पीटना पड़ेगा। तभी पंकज अपनी माँ के सामने दिव्या को बेल्ट से मारता है, उसके बाद पकड़कर खींचता है। आह, माँ जी ने रोकिए, मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तू इसी के लायक है। पंकज उसे मार मार के अधमरी कर देता है। तभी सुबोध पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बहन को ऐसे देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना ये आदमी जालिम खूंखार जानवर की तरह है। देखिए इसने मेरी बहन का क्या हाल बना रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो मुझे उस दिन शक हो गया और मैं यहाँ आ गया। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? अपनी मर्दानगी अपनी बीवी पर दिखाता है। थाने चल, तेरी सारी मर्दानगी उधर उतर जाएगी डंडे से पीट पीट कर। भैया भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये मुझे मार डालेंगे। बार बार दहेज मांगते हैं। पापा पर और आप पर कितना कर्ज हो गया है और अभी भी ये दहेज ही मांग रहे थे। परेशान मत हो बहन, मैं आ गया हूँ। ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे अरे मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे बेटे को। अरे तू भी चल बुढ़िया, तुझसे तो चक्की पर आटा पिसवाना है। दहेज लेने के जुर्म में इतनी सजा मिलेगी कि दोबारा दहेज मांगना भूल जाओगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और दहेज के केस पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिसके बाद दिव्या आत्मनिर्भर होकर अपने भाई और पिता के साथ खुशी खुशी रहती है। दिल्ली में रहने वाली दुर्गा देवी की 2 बहुएं थी, तन्वी और शायना। दुर्गा की बड़ी बहू शायना अपने नाम की नाई बेहद ही शातिर थी। वो शाम का समय था जब शायना अपनी सहेली कीर्ति के साथ शॉपिंग के लिए बिग बाजार आई हुई थी। तभी कीर्ति की निगाह कलाई में बंधी घड़ी की ओर घूमती है। ओ तेरी, मर गई। शायना जल्दी कर, मुझे 7 बजे से पहले अपने घर पहुंचकर अपनी सास के खातिर खाना बनाना है। कीर्ति बड़ी झुंझलाहट के साथ शॉपिंग का झोला उठाकर घर के लिए निकल पड़ती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कीर्ति, तेरे चेहरे की हवाइयाँ गुल क्यों हो गई? अरे शायना, तेरी आंखें हैं कि बटन? तुझे यहाँ बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असल सर्दियों की शुरुआत है। एक तो ये सर्दी हर साल सौत बनकर बिन बुलाए चली आती है। उसमें मेरी सास मुझे बहुत सताती है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े 36 फरमाइश करती है। मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। सुनकर शायना ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, हाँ सच कहा, मगर मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मेरे लिए सर्दियाँ सिरदर्द नहीं बनती। वो क्यों भला? क्योंकि मेरे पास जाड़े का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल सर्दी से बचा लेता है। ये सुनकर कीर्ति अपने कान खड़े किए कहती है, अच्छा, तो मुझे भी एक आधे टिप्स देना शायना। फिर कभी। वो देख, तेरे ससुराल की सीमा आ गई। बाय। शायना आगे बढ़ जाती है और फुसफुसा कर कहती है, अब इसे क्या पता कि मैं हर सर्दियाँ अपनी देवरानी और सास के शराफत का फायदा उठाकर ठंड से बचने के लिए काम चोरी करती हूँ। अचानक हो रही बूंदाबांदी बर्फबारी में बदल जाती है, जिसे देखकर कामचोर बहू कहती है, अरे ये ठंड तो कयामत ढा रही है। ऑफिस में बिना लिपस्टिक के सुंदर लगते हो, बिल्कुल पता नहीं लगता है। मुझे घर पहुँचते ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। जैसे ही शायना ससुराल के दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ठंड से ठिठुरने का नाटक करके जोर जोर से चीखने लगती है, अच्छी अच्छी छी। हाय हाय, अरे बहू, तेरे नाक में बारूद भर गया है क्या? घर में घुसे क्षण भर नहीं हुए तुझे और चीख चीख कर हड़कंप मचा दिया है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर छुई मुई के जैसे मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की कपकपी चढ़ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ हाँ, जा बहू, जाकर आराम कर। छोटी बहू काम संभाल लेगी। रसोई में काम कर रही तन्वी दुर्गावती की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये माँ जी भी ना झट से अपनी कामचोर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में फंसकर आराम फरमाने के लिए भेज देती है। मौत तो मेरी आएगी इन सर्दियों में बर्तन मांजने में। ये है दुर्गावती की दूसरी बहू तन्वी, जिसकी शादी पिछले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त तो नई नवेली बहू का पैंतरा आजमा कर शायना ने सर्दियों में सारे काम का बोझ बेचारी नई बहू पर मढ़ दिया। मगर तन्वी सर्दी के उन 3 महीनों में शायना की सर्दियों में कामचोरी के किस्सों को भली भांति भाप चुकी थी। बावजूद इसके इस घड़ी बर्तन के ढेर मांजने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक तो ये ठंडा पानी,
ऊपर से इस जिद्दी बर्तनों का ढेर। ऐसा लग रहा है आज इन्हें धोते धोते कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। अभी तन्वी ऐसा कह ही रही थी कि कामचोर बहू के कमरे से आवाज आती है। तन्वी, प्लीज जरा जल्दी से कड़क चाय बना लाओगी, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है। अरे बहू, अब बना ही रही है तो मेरे लिए भी एक कप कड़क चाय बना लाना। बेचारी नई बहू जल्दी से बर्तन मांजकर चाय बनाकर सास को देकर कामचोर बहू के कमरे में आती है, जहां पर वो मजे से बिस्तर पर पड़ी फोन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। ये लीजिए जेठानी जी चाय। थैंक यू तन्वी, मेरे सर में जोरों का दर्द है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द में इंसान की उंगलियां सर के बजाय फोन पर कब से रहने लगी? तुम कहना क्या चाहती हो तन्वी, कि मैं काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ही अपनी काम चोरी के किस्सों का राग गा रही हैं। तन्वी अपनी कामचोर जेठानी को कामचोरी के ताने मारकर चली जाती है। बावजूद इसके कामचोर बहू के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। चढ़कर सूरज के तपिश के साथ जागी हुई तन्वी एक पांव पर नाचती हुई सर्दी की रात ढलने तक काम करती है। वहीं शायना बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती है। वो सर्दी की इतवारी की सुबह थी। शायना अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। अरे तन्वी, जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। जेठानी जी, कि जाड़े में आपको आलस जगड़ लेता है। अरे जानवर भी अपनी जगह झाड़ बहार कर बैठते हैं, मगर आप सर्दी में अपना कमरा भी खुद से साफ नहीं कर सकती। तन्वी, तुम जानती हो कि मेरी स्किन सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती। खड़े होते ही मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर ने मुझे अंदरूनी बुखार बताया है, बावजूद इसके तो मुझ पे ढा कर रही हो। माँ जी देख रही है ना आप? ऐसा कहते हुए कामचोर बहू भोली भाली दुर्गावती के आगे बीमारी का राग छोड़ते हुए चीखने लगती है। अरे बड़ी बहू, तू ठीक तो है? अरे तन्वी बहू, इतना तंग दिल ना बन, और फिर बीमारी बताकर थोड़ी आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। आखिरकार कामचोर बहू इस बार भी बच निकलती है। तभी तन्वी अपने मन ही मन में बोलती है, बस अब पानी सर से ऊपर उभर रहा है। मगर अब तन्वी ने ठान ली है कि इस ठंड में आपकी बीमारी के बहानेबाजी का पर्दाफाश करके रहूंगी। उसी शाम क्या सचमुच बिग बाजार में ब्रांडेड साड़ी की सेल लगी है? क्या आइकॉनिक मेकअप किट सस्ते में मिल रहा है? चल मैं आती हूँ। ये सुनकर कामचोर बहू कान खड़े किए भागती हुई कमरे से बाहर आती है। तन्वी, तुमने जो कहा वो सच है क्या? बिग बाजार में सस्ती साड़ी और महंगे मेकअप की सेल लगी है? ये हुर्रे, मजा आ गया। फिर बहू पर्स में से पैसे लेकर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस दिखता है। अरे मैडम, जरा ठहरिए। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बिग बाजार जाना है, वहाँ साड़ी की सेल लगी है। मैडम जी, यहाँ 3 दिन से बेतहाशा सर्दी बढ़ जाने के कारण सब्जी मार्केट से लेकर दिल्ली की दुकानें बंद हैं, और आप बिग बाजार की बात कर रही हैं। घर जाइए। पहले तो बहू का मुंह फीका पड़ जाता है, मगर अगले 1 मिनट के अंदर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो भागती हुई घर आती है, जहाँ दुर्गा देवी असल दुर्गे का रूप धरे बैठी थी। तभी तन्वी ताने कसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, आप खाली हाथ ही लौट आई, साड़ी नहीं मिली क्या? वो अब मैं शॉपिंग करने थोड़ी गई, वो तो बस बिग बाजार के बहाने टहलने चली गई थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले एडवाइस किया था। सास के सामने कामचोर बहू का कच्चा चिट्ठा खुल सकता था, इसलिए बहू की बीमारियों का बहाना अब कहाँ काम आने वाला था। सास बस बहू पर अपनी बातों का बारूद बरसाते हुए कहती है, मगर बहू जरा एक बात तो बता, हफ्तों से बेड पर पड़ा एक मरीज मिल्खा के जैसे भाग कैसे सकता है? हाँ, तेरा भांडा फूट चुका है बहू रानी, अब बस बंद कर ये बेफिजूल के बहाने। देवरानी और सास की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसीलिए अब हर साल की सर्दी में सारा पानी का काम तेरे जिम्मे और सूखा काम तन्वी करेगी। ये हुई ना बात, जोड़ों का तोड़। सास से मिली सर्दियों में पानी के कामों को करने की सजा सुनकर कामचोर बहू का मुंह बासी सब्जी के जैसा मुरझा जाता है, और तन्वी बहू लोटपोट होकर खूब हंसती है। बेचारी ठंड में कामचोरी करने वाली बहू ठंडे पानी से बर्तन मांजते दिखती है, तो कभी कपड़े धोते हुए दिखती है। अब हर साल कामचोर बहू सर्दियों में अकेले ही काम किया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ठंड में कामचोर बहू की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 जादुई जलपरी बहनें। एक छोटे से गांव में कई सारे मछुआरे होते हैं। वह मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचा करते थे ताकि वह अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल सके।
एक दिन एक भोलू नाम का मछुआरा समुद्र के बीचों बीच कई सारे मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ रहा होता है। हे भगवान, कितने दिन हो गए कोई मछली हाथ ही नहीं आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारे घर नैया कैसे पार हो पाएगी। तभी उसके जाल में कुछ फंस जाता है। अरे बाप रे बाप, कुछ भारी भरकम लगता है। कोई बहुत बड़ी मछलियां हाथ आई हैं। भोलू उसे पूरी ताकत लगाकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह जाल को खींच नहीं पाता। ए भगवान, आखिर ऐसा क्या है जो मैं खींच भी नहीं पा रहा हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आता। भोलू आखिरी दम तक अपनी कोशिश करता है। तभी वहाँ बाकी के मछुआरे भोलू को देखकर कहते हैं, अरे क्या बात है भोलू भाई साहब, माँ का दूध नहीं पिए हो क्या बचपन में? अरे थोड़ी सी ताकत लगाओ। लगता है ये काम आपसे नहीं होगा। चलो भाइयों, जरा भोलू भैया की मदद करवाई दो। सभी मछुआरे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और समुद्र से मछली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जाल बाहर निकलता है, उस जाल में 3 जलपरी होती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? मेरे जाल में तो 3 जलपरियां आ गई। उरी दादा, ये तो चमत्कार हो गया। लो भैया, कर लो बात। अब मछुआरे के जाल में मछलियां नहीं, जलपरियां फंसने लगी हैं। तभी उनमें से लिली जलपरी कहती है, देखो हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम गलती से तुम्हारे इस जाल में फंस गए। देखो हम तीनों बहनें, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हैं, हमें जाने दो। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम उसके बदले तुम्हें खूब सारा पैसा, सोना और हीरे देंगे। उन तीनों जलपरियों की बातें सुनने के बाद मदन, मुकेश और भोलू उन तीनों से कहते हैं, अरे नहीं, हमें कोई सोना पैसा हीरे नहीं चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। आप यहाँ से जा सकती हो। मदन और मुकेश तीनों जलपरियों को जाल से निकाल देता है, जिसके बाद उनकी अच्छाई देखकर जलपरियां उनसे कहती हैं, तुम लोग तो बहुत साफ दिल के हो। हमारी मदद करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब आपने हमारी मदद की है तो हम तीनों बहनें आपकी मदद करना चाहती हैं। हम तीनों बहनों ने आप तीनों की बातें सुनी थी। आप लोग बहुत गरीब हो। हम तीनों जलपरियां जादुई जलपरियां हैं। मिनी के ऐसा कहने के बाद लिली के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और जूली के मुंह से कई सारे नोट निकलने लगते हैं। वहीं मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जिससे उनकी नाव में सोना, पैसा और हीरे भर जाते हैं। हमारी मदद करने के लिए ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आपके लिए। आप सभी ने हमारा दिल जीत लिया है। कभी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक यहाँ पर आकर हमें याद कर लीजिएगा। मेरा नाम मिनी है और ये मेरी बहन जूली और ये है लिली। हम तीनों इसी समुद्र में रहती हैं। जब हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वह तीनों मछुआरे आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई लोगों, मेरी बात मानो। इन बेचारी जलपरियों के बारे में गांव में किसी को मत बताना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर किसी को इन जलपरियों के बारे में पता चला तो वो इन जलपरियों का फायदा उठाएंगे। मदन का ध्यान पैसा, सोने और हीरे पर होता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे जलपरी तो पहले ही जा चुकी है, ये सब छोड़ो और जो माल मिला है उसे आपस में बांट लो। जितना भी सोना, पैसा और हीरे उन्हें मिले होते हैं, वह तीनों आपस में उन्हें बांट लेते हैं। वह तीनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे और तीनों ही अपने घर आकर अपनी पत्नियों को जलपरियों के बारे में बताते हैं। मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी जलपरी नहीं देखी थी, केवल किस्से कहानियों में सुनी थी। आज तो मैंने साक्षात जलपरियां देख ली, और वो भी 3-3। अजीब भला हो उन जलपरियों का, जिनकी वजह से आज हमारे घर का चूल्हा जला है। आज उन्होंने तुम्हारी मदद न की होती तो हमारे घर का चूल्हा ही ना जलता। ऐसे ही जलपरी के दिए हुए सोने, पैसे और हीरो से उन तीनों के कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं। एक दिन उन तीनों के घर में राशन खत्म हो जाता है और वह तीनों मिलकर नाव में बैठते हैं और समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जादुई जलपरी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन तीनों के याद करने से जलपरी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों का यहाँ एक साथ होना, यानी कि तुम तीनों को हमारी जरूरत है। बताओ तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? दरअसल हमारा मछली बेचने का काम चल ही नहीं पा रहा है। गांव के अमीर लोग शहर से मछली खरीदने लगे हैं और जो गरीब हैं उनसे मछली खरीदी नहीं जाती। आप हमारी मदद करो। हमारा परिवार भूखा है और हमारे कुछ साथी भी हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं।
आप तीनों ही बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगी। मिनी के ऐसा कहने के बाद मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जूली के मुंह से पैसे निकलने लगते हैं और लिली के मुंह से सोना निकलने लगता है। देखते ही देखते उनकी नाव के अंदर कई सारा सोना, पैसा और हीरे दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर से हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह तीनों जलपरियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद भोलू, मुकेश और मदन तीनों सोना, पैसा, हीरे लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। जिसके बाद वह तीनों मिलकर अपनी परेशानी के साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करते हैं, जिसके चलते गांव के गरीब लोग उन तीनों को बहुत सारी दुआएं देते हैं। ऐसे ही अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिन मदन अपने मन ही मन सोचने लगता है, मेरी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने भविष्य काल में कभी भी पैसों के चलते परेशानी न उठानी पड़े। क्यों ना मैं उन जलपरियों से झूठ बोलकर उनसे बहुत सारा पैसा, सोना, हीरा ये ले आऊं। ऐसा सोचकर इस बार मदन अकेले ही नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है। जिसके बाद वह उन 3 जलपरियों को बुलाता है। जादुई जलपरियों, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मदन के याद करने पर जादुई जलपरियां वहां पर आ जाती हैं। अरे, आज तुम अकेले यहाँ पर आए हो, बाकी के तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? दरअसल वो दोनों आ न सके, मैं अकेला ही आ गया। परेशानी ये है कि हमारे गांव में भूखमरी हो गई है और गांव बहुत ही बुरी दशा में है। मैं तुम तीनों जादुई जलपरियों से मदद मांगने आया हूँ। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बहनों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखते ही देखते लिली के मुंह से खूब सारे सोने के सिक्के और जूली के मुंह से पैसे और लिली के मुंह से खूब सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिससे पूरी नाव सोना, पैसा और हीरे से भर जाती है। इतना सारा सोना, पैसा, हीरे देखते ही मदन अपने मन ही मन सोचता है, क्या बात है, अब तो मुझे जिंदगी भर कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा सोना, पैसा, हीरे लेकर मैं सीधा शहर रहने के लिए निकल जाऊंगा। अपना जादू दिखाने के बाद जलपरियां वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद मदन नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से नाव में पानी भरने लगता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इस समंदर की गहराई में डूबकर मर जाऊंगा। अरे मेरा लालच आज मुझे डुबो देगा। देखते ही देखते पूरे नाव में पानी भर जाता है और कुछ ही समय में वो सारा पैसा, सोना, हीरे समुद्र के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद मदन भी समुद्र के पानी में डूब जाता है। उस दिन मदन के साथ क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए लालच करने से पहले एक बार जरूर सोचें। 3 वेजिटेरियन और 2 नॉन वेजिटेरियन बहू। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अपनी सास के साथ मिलकर अपनी देवरानियों का स्वागत करती हैं। अरे वाह, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी देवरानियां। अरे अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? अपनी देवरानियों को अब अंदर तो बुला लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। चलो चलो, अब चावलों का कलश सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अंकिता और निकिता दोनों अपने सीधे पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाती हैं। अरे बेचारी शादी के फंक्शनों में कितनी थक गई होंगी। जाओ बहू, इन्हें इनके कमरे में छोड़ाओ। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अंकिता और निकिता को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों की रसोई होती है। तभी गौरी अंकिता से पूछती है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना, उसके बाद सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना। वैसे तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? ये पूछते ही अंकिता और निकिता उन दोनों से कहती हैं, फिश करी, ऑमलेट, अंडा ब्रेड, चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन पुलाव। उनके मुंह से नॉनवेज की बातें सुनते ही गायत्री, गौरी और चंदा हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, शिव 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 शिव, अपना मुंह बंद रखो। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? क्या तुम दोनों नॉनवेज खाती हो? हे भगवान प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? और ये आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? नॉनवेज खाना कोई बुरी बात तो नहीं। आई लव नॉनवेज और मुझे फिश के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। क्या कहा? फिश के पकौड़े खाना पसंद है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। भला हमारे घर में तुम मांस मछली कैसे बना सकती हो? ओहो, मैं तो भूल ही गई। माँ ने बताया था कि हमारे ससुराल वाले सब वेजिटेरियन हैं।
अंकिता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी गौरी कहती है, मुझे ये बात माँ जी को बतानी होगी कि वह गलती से मांस मछली खाने वाली बहुओं को घर ले आई हैं। इन्हें तो आज ही इनके घर पर रिटर्न टिकट के साथ रिटर्न करना होगा। अरे अरे जीजी, आप ये क्या कह रही हो? मेरी बहन निकिता तो आपसे मजाक करती है। भला हम क्यों मांस मछली खाएंगे, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। अंकिता की ये बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है, जिसके बाद गौरी, गायत्री और चंदा वहाँ से चली जाती हैं। अरे भैंस की अकल, तुझे कितनी बार समझाया है? बार बार तू ये मांस मछली की पूरी लिस्ट लोगों को मत सुनाया कर। माँ ने क्या कहा था, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये सब तो वेजिटेरियन है, लेकिन मछली के पकौड़े के बिना मेरा जीवन तो सूना सूना है। अब मैं क्या करूँ? फिलहाल तो हम सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाएंगे, लेकिन हम अपने पतियों से अपने नॉनवेज की बात नहीं छुपाएंगे। निकिता और अंकिता दोनों बहनें मिलकर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रस्में करते करते सुबह से रात हो जाती है। रात को जैसे ही अंकिता निकिता दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं, वह दोनों अपने पतियों से कहती हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, किसने रोका है तुम्हें? दरअसल बात ये है, मैं नॉनवेज खाती हूँ। निखिल जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, जो तुम्हें कहना है तुम कह सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके घर में सभी लोग वेजिटेरियन हैं और बिना मांस मछली के मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सूनी सूनी है। क्या कहा? मांस मछली? अरे तुम्हें पता है, मेरी तीनों भाभियों को तुम्हारी इस मांस मछली खाने के बारे में पता चल गया तो तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज देंगी। अरे और तो और, मेरा तुमसे डिवोर्स भी करवा देंगी। दोनों अपनी पत्नियों को जवाब दे देते हैं। तभी वह दोनों रोने लगती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव अंकिता और निकिता से कहते हैं, देखो, अगर तुम्हें कभी नॉनवेज खाने का मन हुआ तो मैं तुम्हें बाहर से खिला दूंगा, लेकिन घर में तो धरती फट जाए या आसमान फट जाए, इस घर के अंदर नॉनवेज खाने की कभी सोचना भी मत। यह सुनने के बाद निकिता और अंकिता को थोड़ी सी शांति मिलती है, जिसके बाद वह दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों को नॉनवेज खाने का मन होता है। वह अपने पतियों से कहती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव दोनों ही सुबह सुबह उन दोनों को नॉनवेज खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जब वह वापस लौट कर आते हैं तो अंकिता और निकिता की जेठानियां उन्हें देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? इतनी सुबह तो घर में कोई भी नहीं उठा और तुम तो सबसे पहले उठ गई। निकिता और अंकिता दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं, हम मंदिर गए थे, तबीयत खराब थी इसलिए डॉक्टर के पास गए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास गए थे या फिर मंदिर गए थे? अरे भाभी, पहले हम मंदिर गए थे, उसके बाद इन दोनों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। हाँ हाँ, ऐसा ही है। ऐसा कहकर निखिल और राघव दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। तभी निकिता निखिल से कहती है, अरे आज तो आपने हमें बाल बाल बचा लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। निखिल अंकिता से ऐसा कहता ही है। वहीं दूसरी तरफ राघव अंकिता से कहता है, बस चाहे कुछ भी हो जाए, माँ और तीनों भाभियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो तूफान उठा देंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन और मेरे मांस मछली खाने की खबर इस घर में किसी को नहीं पता चलेगी। ये सब गौरी दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है और वह चीखते हुए कमरे के अंदर आती है और उन दोनों से कहती है, क्या कहा? तुम दोनों बहनें मांस मछली खाती हो? हे भगवान, ये सब क्या है? तुम दोनों बहनें नॉन वेजिटेरियन हो? अपना पर्दा फाश होने के बाद अंकिता बात को संभालने की कोशिश करती है। अरे जीजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो माँ जी हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे ऐसे कैसे? इस घर में वेजिटेरियन है, हम पूजा पाठ करते हैं और तुम हमारी अर्चना भक्ति सबको भ्रष्ट करती जा रही हो। तुम दोनों बहनों ने हमारे घर को अपवित्र कर दिया है। गौरी एक क्षण भी नहीं रुकती और वह फौरन अपनी सास के साथ गायत्री और चंदा को भी अंकिता निकिता के नॉनवेज खाने की बात बता देती है, जिसे सुनते ही ममता अंकिता और निकिता को बुलाकर उनसे कहती है, अभी तुम दोनों स्नान करो गंगा जल से और उसके बाद मेरे पास आओ। तुम दोनों ने इस पूरे घर को अपवित्र कर दिया है, मुझे इस घर का शुद्धिकरण करवाना होगा। निकिता और अंकिता दोनों बहनें पवित्र गंगा जल से नहाकर तो आ जाती हैं, लेकिन उनके आने के बाद उन दोनों की जेठानियां अपने हाथों में बैग लेकर कहती हैं, माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जिस रसोई में नॉनवेज बनेगा उस रसोई का बना हुआ खाना मैं नहीं खा सकती। इन दोनों ने इस घर को अपवित्र कर दिया है, हम अपने मायके जा रही हैं।
अरे इसमें इन दोनों की क्या गलती है? भला हम किसी के खाने के अंदर ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकते। और फिर हमने भी इन लोगों से नॉन वेजिटेरियन के बारे में नहीं पूछा था। आज से जिसे जो खाना है वो खा सकता है। मैंने एक फैसला लिया है, आज से इस घर में 2 रसोई होंगी, एक अंकिता और निकिता के लिए और दूसरी तुम तीनों के लिए। लेकिन मेरी 5 बहुएं इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ममता अपनी 5 बहुओं के लिए फैसला ले लेती है, जिसके बाद अंकिता और निकिता की रसोई अलग हो जाती है और गौरी, गायत्री और चंदा की रसोई अलग। अब वह एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन अपने तौर तरीके का खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।